वेलकम फ्रेंड्स, मैथ्स बाय योगेश पटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लें तथा नीचे दिए गए बेल आइकॉन को आप क्लिक कर लो, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिल जाए। आज के वीडियो में हम आपका चैप्टर नंबर 7 के टॉपिक निश्चित समाकलन के बारे में आज पढ़ेंगे। तो निश्चित समाकलन की थियरी सबसे पहले अपने देखते हैं, तो जिसमें अपने पहले थियरी में पोर्शन देखते हैं निश्चित समाकलन का आधारभूत प्रमेय। और क्या है? निश्चित समाकलन का आधारभूत प्रमेय। ये आपको मैक्सिमम यूज होगा। क्या है ये प्रमेय? कि मान लीजिए कि क्लोज इंटरवल ए बी पर फलन f यह एक सतत फलन है, और स्मॉल f फलन क्या है? क्लोज इंटरवल ए बी पर सतत फलन है और स्मॉल f का प्रति अवकलज कैपिटल F है। तब इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स, यानी अब लिमिट आ गई। ये a को क्या कहा जाता है? लोअर लिमिट, और b क्या है? अपर लिमिट। तो इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल F ऑफ x बॉक्स करके लिमिट a टू b रखनी, यानी स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? कैपिटल एफ एक्स है। अब क्या करना है? x की जगह पे पहले अपर लिमिट रखो b माइनस, अब x की जगह पे लोअर लिमिट रखो a, तो कैपिटल F ऑफ b माइनस कैपिटल F ऑफ a। अब निश्चित समाकलन जो है वो अपने स्वैच्छ अचर c पे आधार रखता नहीं है, क्योंकि अपने अनिश्चित समाकलन में स्वैच्छ अचर c रखते थे समाकलन करने के बाद, वो यहाँ पे आधार रखता नहीं। देखो कैसे? अब इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स, अब एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एफ एक्स प्लस सी। जैसे अपने करते हैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो इसी तरह स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, और बॉक्स करके लिमिट ए टू बी। तो सबसे पहले अपर लिमिट बी रखो एक्स की जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस, अब एक्स की जगह पे लोअर लिमिट ए रखो, तो ब्रैकेट में एफ ऑफ ए प्लस सी, ब्रैकेट ओपन करो, तो एफ ऑफ बी प्लस सी, अब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एफ ऑफ ए माइनस प्लस माइनस सी, तो प्लस सी माइनस सी कट गया, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए यानी आ गया। तो यानी ये निश्चित समाकलन स्वैच्छ अचर सी पर आधार रखता नहीं है। अब इसके अपने गुणधर्म देखते हैं। तो चलो, तो पहला गुणधर्म आपके पास है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस जी ऑफ एक्स डी, यानी दो या दो से अधिक फलनों का योग या तो घटाव दिया है तो सबका अलग अलग समाकलन करके उनका योग घटाव भी कर सकते हो। तो देखो सामने में लिमिट क्या हो जाती है? अलग अलग भी कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस और माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स। अब नेक्स्ट है सेकेंड, इंटीग्रेशन ए टू बी के इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो क्या होता है? ये केस अचर संख्या है, तो k क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, तो k इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स, अचर पद अपने बाहर लिख देना है। क्लियर? अब तीसरा, अब अपने लिमिट क्या होती है? a टू b, कहाँ पे? क्लोज इंटरवल a टू b है, तो a छोटी वैल्यू होती है, b बड़ी वैल्यू होती है। तो यदि आपके पास इंटीग्रेशन b टू एफ एक्स, यानी लोअर लिमिट हमेशा छोटी होनी चाहिए और अपर लिमिट हमेशा बड़ी, यानी लिमिट बढ़ते क्रम में होनी है। लेकिन यहाँ पे देखो a लेस देन b, यानी b बड़ा है छोटा, तो ये क्या है? घटते क्रम में। तो इसको इंटरचेंज करते तो आगे क्या आ जाएगा? माइनस ए टू बी एफ एक्स। यानी इन शॉर्ट इतना याद रखना है कि निश्चित समाकलन में लिमिट हमेशा बढ़ते क्रम में होनी चाहिए, बढ़ते क्रम में नहीं है तो आप लिमिट को इंटरचेंज करते हो तो आगे क्या आ जाता है? माइनस आ जाएगा। चौथा नियम है a लेस देन c लेस देन b, यानी इंटरवल ए बी के बीच में ऐसी कोई वैल्यू c आती है जिससे क्या होता है? इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसका उपयोग आपको मानांक प्रकार के सवालों में, इसके बाद के चैप्टर जो क्षेत्रफल ढूंढने का, वहां पे भी इसका उपयोग ज्यादातर होगा। और दूसरे किस प्रकार के सवाल में, जैसे आपके सवाल है सर एफ एक्स करके यहाँ पे फलन 1 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन 2, फलन 2 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 3, फलन 3 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 4। तो आपको पूछा जाएगा इंटीग्रेशन 1 to 4 एफ एक्स डी एक्स ज्ञात कर,
तो 1 to 4, तो 1 to 4 के अंदर आपके पास 2 और 3 दो संख्याएं आती है। तो इस नियम के आधार पे क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 to 4 fx dx इज इक्वल इंटीग्रेशन 1 to 2, यहाँ पे जो फलन दिया वो फलन dx, प्लस इंटीग्रेशन 2 से 3, यहाँ पे जो फलन दिया हुआ fx dx, प्लस इंटीग्रेशन 3 to 4, यहाँ पे जो फलन दिया हुआ fx dx करके आपको उसका आंसर निकालना पड़ेगा। पांचवा नियम है इंटीग्रेशन a to b fx dx बराबर इंटीग्रेशन a to b ft dt, यानी दोनों तरफ लिमिट सेम है, फलन सेम है, लेकिन चल अलग अलग है। यानी इसका मतलब ये है कि निश्चित समाकलन चल पे आधार रखता नहीं है। सिंपल सा उदाहरण देखो, ये 0 से π/2 sin x dx इज इक्वल टू 0 से π/2 sin t dt, दोनों तरफ लिमिट समान है, फलन समान है, खाली यहाँ पे x dx और यहाँ पे t dt। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो, साइन का क्या होता है cos, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा cos x माइनस cos x, यहाँ पे आएगा माइनस साइन, लिमिट रखो fb माइनस fa करो, दोनों तरफ आंसर समान आएगा, इसलिए निश्चित समाकलन चल पे आधार रखता नहीं है। और छठा नियम है इंटीग्रेशन a to a fx dx बराबर 0, यानी कोई भी फंक्शन में दोनों लिमिट सेम है, क्या किसी भी फंक्शन में दोनों लिमिट सेम है, तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आ गया। इसी तरह आपके पास कोई भी आपके पास ऐसा सातवां नियम ऐसा है इंटीग्रेशन a to b 0 dx, तो इसके बराबर क्या होता है k a to b, तो आपका आंसर आएगा खाली k, क्योंकि यहाँ पे k, यहाँ पे x है ही नहीं, तो x की जगह पे b रखो तो भी k रहेगा, x की जगह पे रखो तो भी k रहेगा, तो आपका आंसर क्या आएगा इंटीग्रेशन a to b 0 dx इज इक्वल टू k माइनस k ही आएगा, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे 0 बन जाएगा। समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं अपने निश्चित समाकलन के लिए खंडशः समाकलन का नियम। तो इंटीग्रेशन a to b uv dx, अपने खाली क्या पढ़ा है इंटीग्रेशन uv dx, अब लिमिट के साथ। तो सिंपल सी बात आपको सरलता से समझ में आए, इसी तरह क्या करना है बॉक्स करके लिमिट a to b इंटीग्रेशन uv dx, यानी बीच में अब आपके पास क्या हो गया अनिश्चित समाकलन जैसा हो गया। पूरे सवाल की गणना कर डालो, लेकिन प्लस स्वैच अचर सी लिखना नहीं है, बाद में अपर लिमिट रख दो माइनस लोअर लिमिट रख दो। क्लियर हो गई चीज आपके पास। सिंपल सा a to b uv dx दो गुणा है तो आपको क्या करना है बॉक्स करके अंदर इंटीग्रेशन uv dx की गणना करो, बाद में अपर लिमिट रखो माइनस लोअर लिमिट। नेक्स्ट निश्चित समाकलन के लिए आदेश की रीत। आगे हमने अनिश्चित समाकलन में कई सवालों में आदेश लेने की जरूरत पड़ती थी, तो यहाँ पे भी आपको आदेश लेना पड़ेगा। तो आदेश लेना है तो क्या करना है, तो देखो निश्चित समाकलन में जब आदेश लेने की जरूरत हो तब उस आदेश के अनुरूप समाकलन की लिमिट भी बदलनी होगी। तो आप इसके लिए उदाहरण समझो, उदाहरण समझते हैं तो आपको ये नियम भी क्लियर हो जाएगा। अब अपने ऐसा एक उदाहरण लिखते हैं जिसमें खंडशः समाकलन का भी नियम उपयोग हो और आदेश की रीत का भी। जैसे कि देखो इंटीग्रेशन 0 to 1 x sin इनवर्स x dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अपने देखो साइन इनवर्स x बराबर थीटा ले लेते हैं, तब अपने ये सवाल सरलता से हो जाए। दूसरी ये जो लिमिट दी है यहाँ पे क्या लिखा है dx, तो यानी ये x की वैल्यू है, क्या है x की वैल्यू। अब हम आदेश लेंगे थीटा में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी थीटा, तो लिमिट x की जगह पे थीटा में लानी पड़ेगी। तो देखो सवाल की गणना तो आपको जल्दी से, तो देखो अपने यहाँ पे क्या लेते हैं साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर डी थीटा। अब यहाँ से साइन इनवर्स सामने जाएगा तो x बराबर साइन थीटा हो जाएगा। अभी अपने पास x की लिमिट है, तो देखो अब इसमें ही रखेंगे कि भाई x बराबर 0, तो थीटा बराबर यानी जो आदेश है उसमें रखो थीटा बराबर क्या आएगा साइन इनवर्स 0, तो क्या होगा साइन इनवर्स 0 0। इसी तरह अब x बराबर यहाँ पे कौन है 1, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 1,
साइन इनवर्स 1 यानी पाई बाय 2। तो अभी आपके पास थीटा में लिमिट कन्वर्ट है। तो ये चीज ध्यान में रखनी, जब भी अपने आदेश लेते हैं तो साथ में लिमिट को आदेश में रख के आदेश के अनुरूप लिमिट भी बदलनी होगी। तो देखो अब सवाल आएगा i इक्वल 0 के लिए कितनी वैल्यू आई 0, 1 के लिए कितना आया पाई बाय 2। चलो x यानी साइन थीटा, साइन इनवर्स x थीटा और dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी थीटा हो गया। तो ये आपके पास x साइन x जैसा होगा, तो uv वाली मेथड में चलना होगा। तो ये पहले आएगा ये u, ये बाद में आएगा v। अब इसी नियम के हिसाब से अपने करते हैं, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे बराबर। तो क्या आएगा थीटा इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा ऑफ डी थीटा हो गया फॉर्मूला। अब बॉक्स करके लिमिट 0 से पाई बाय 2 इज इक्वल टू थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा माइनस इंटीग्रेशन थीटा का डेरिवेटिव थीटा के सापेक्ष 1 साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस इनटू कॉस थीटा डी थीटा 0 से पाई बाय 2। अब ये फिर से इंटीग्रेशन, तो माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा और 0 से पाई बाय 2। तो अपना ये इंटीग्रेशन हो गया। अब थीटा की जगह पे अपर लिमिट रख दो पाई बाय 2, तो देखो थीटा की जगह पे पाई तो माइनस पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2। अब थीटा की जगह पे 0, तो माइनस 0 कॉस 0 प्लस साइन 0। चलो तो इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 0 साइन पाई बाय 2 1 माइनस 0 इंटू कॉस 0, यहाँ पे क्या है कॉस 0, तो 0 इंटू कुछ भी 0 साइन 0 0, ये 0 हो गया, ये 0 प्लस 1 तो यानी 1 1 माइनस 0, तो आपका आंसर कितना आया 1 आ जाता है। तो पता चल गया जब भी आपको आदेश लेने की जरूरत पड़ेगी तब आदेश लो, आदेश के साथ साथ ये लिमिट जो है dx है, तो ये x की लिमिट है, आपने आदेश थीटा में लिया तो लिमिट को भी आपको किस में बदलना पड़ेगा थीटा में बदलना पड़ेगा। अब इस नियमों के आधार पे अपने एक्सरसाइज देखेंगे। अब जो सवाल आते हैं वो कैसे आगे हमने जो अनिश्चित समाकलन के सवाल पढ़े थे वही सवाल यहाँ पे रिपीट भी हो गए, लेकिन कैसे लिमिट के साथ आएंगे। क्लियर हो गई चीज। चलो तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले। थैंक यू।